E64 उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। रूई के दिमाग में इस बात की 45% संभावना थी कि वह सीधे गुफा में चला जाएगा, 45% संभावना थी कि वह गांव में वापस जाएगा और रोशनी पा लेगा ताकि वह देख सके, और केवल 10% संभावना थी कि वह जानवर का शिकार करना भूल जाएगा। रानिल ने मुड़कर गांव की दिशा में दौड़ लगा दी। हम सावधान, रूई ने दुखी होकर कहा। उसे उम्मीद थी कि रानिल बिना किसी बाधा के गुफा में प्रवेश करेगा। इससे उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। अगर उसने ऐसा किया होता तो खेल खत्म हो जाता। रूई के लिए अंधेरा मायने नहीं रखता था। भूकंपीय मानचित्रण और आदिम वृत्ति का संयोजन उसकी आंखें बंद होने के बावजूद आराम से लड़ने के लिए पर्याप्त था। दूसरी ओर रानिल के पास स्पष्ट रूप से महान संवेदी क्षमताएं नहीं थीं। पहले के परीक्षण और साथ ही ये तथ्य कि फ्रिया भागने में सफल रही उस मामले के पक्ष में पर्याप्त सबूत थे। तथ्य यह है कि उसने आंख मूंदकर गुफा में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया, ये भी साबित करता है रूई वास्तव में उससे सीधे लड़ना चाहता था। उसे अपनी जीत की क्षमता पर पूरा भरोसा था। रानिल ने कमजोरियों को परिभाषित किया था, जिसका अर्थ था कि वॉइड एल्गोरिथम उन्हें खा जाएगा, खासकर अब जब उसने वॉइड एल्गोरिथम की पैटर्न पहचान प्रणाली का उपयोग करने की क्षमता हासिल कर ली थी। हालांकि वह मूर्ख नहीं था। यह अकादमी में होने वाला प्रशिक्षण मुकाबला नहीं था, न ही यह मार्शल कॉन्टेस्ट जैसा कोई मुकाबला था। यह एक असली लड़ाई थी। ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। अगर वह हार जाता तो खेल खत्म हो जाता और उन ग्रामीणों की जान दांव पर लग जाती। वहाँ बहुत से शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे जिनसे वह निष्पक्ष माहौल में लड़ सकता था। लेकिन जब असली लड़ाई की बारी आई, जहाँ उसकी जान दांव पर लगी थी, वह अनुचित रणनीति का उपयोग न करके अपने मुखों को पीछे नहीं खींचने वाला था, जिससे उसे अनुचित लाभ मिलता था। युद्ध में सब कुछ जायज़ था। मेरे लिए मशालें, लैंप, माचिस और रस्सी लाओ, रानिल ने गांव में पहुंचकर अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा। उसके आदमियों को ये पता नहीं था कि वह उन वस्तुओं को क्यों चाहता था, लेकिन उन्होंने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनमें से कई लोग उसकी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। रानिल ने जल्दी से अपने निचले कपड़ों में बेल्ट के लूप में सबसे छोटा लैंप बांधा। उसने जल्दी से माचिस और मशाल पकड़ी और तुरंत पूरी गति से जंगल में भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जानवर को जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। जानवर पहले ही उसके 12 आदमियों को मार चुका था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसके पास बच्चे भी थे तो स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब थी जितनी उसने सोची थी, और उसे जल्द से जल्द उन्हें मारना होगा, अन्यथा वे एक खतरा बन जाएंगे जिसे वह संभाल नहीं पाएगा। वह जल्दी ही गुफा के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से मशाल जलाए और माचिस अपने कपड़ों में छिपाए और तुरंत अंदर चला गया। उसके पास मौजूद प्रकाश के कई स्रोतों ने उसे गुफा में सीधे कूदने का आत्मविश्वास दिया। लेकिन वह जितना अंदर गया, उसे उतना ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गुफा पूरी तरह से सुनसान हो। अगर वाकई में उसके किसी आदमी की लाश पर मांसाहारी बच्चे चर रहे होते तो वहां इतना सन्नाटा बिल्कुल नहीं होता। वह गुफा में काफी अंदर तक पहुंच चुका था और प्रवेश द्वार से आने वाली रोशनी भी मंद हो चुकी थी। अचानक उसका पैर किसी नर्म चीज पर पड़ा। जब उसने देखा कि यह सिरविहीन शव उसके ही किसी आदमी का है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसे एहसास हुआ कि वह गुफा के अंत तक पहुंच चुका है तो उसका भ्रम भय में बदल गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, वह इसे महसूस कर सकता था। कुछ बहुत गड़बड़ थी। फिर भी यह एहसास बहुत देर से आया। पाव पाव पाव, अचानक कहीं से भी कई हवा के झोंके आए जो उसके शरीर से टकराए। इनसे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह अपने साथ लाई रोशनी के स्रोतों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता था। तेज हवा के झोंकों से मशालें और दीपक टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे लपटें पूरी तरह बुझ गईं। भाड़ में जाओ। रानिल को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन खतरे का एहसास उसे झकझोर रहा था। फिर भी इससे पहले कि वह जाने के लिए मुड़ पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेंच। रानिल ने गुर्राहट के साथ कहा क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर एक भयंकर चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। उसने प्रवेश द्वार पर वापस भागने की योजना छोड़ दी। उसे तुरंत चले जाने की जरूरत थी। धमाका। विस्फोट से जंगल में चट्टानों के एक समूह में छेद हो गया, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। जैसे ही रानिल गुफा से बाहर निकला, धूल से उसका शरीर उभर आया। उसने अपने बाएं कंधे पर नजर डाली। उसकी गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसने अपनी गर्दन की मांसपेशियों को दबाया और खून बहना बंद हो गया। उसने एक धीरज तकनीक अपनाई थी जिससे उसके युद्ध कौशल पर पड़ने वाले घावों का असर कम हो गया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने कई बार उसकी जान बचाई थी। रानिल उस गड्ढे की ओर मुड़ा जो उसने बनाया था। उसे एहसास हो गया था कि क्या हुआ था। उसने धूल से उभरे नकाबपोश व्यक्ति से कहा, तुमने ये किया, तुमने ये सब किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। रूई ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उसे भाषा तो समझ में नहीं आई, लेकिन वह कमोबेश समझ गया कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा था।
उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी उठाई और एक उंगली उठकर ध्यान आकर्षित करने लगी। मध्यमा अंगुली, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आदमी रूई की ओर दौड़ा, ठीक वैसे ही जैसे रूई को उम्मीद थी। रूई को बस यही अफसोस था कि वह उस आदमी को गंभीर चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि गर्दन पर दंड के हानिकारक प्रभाव पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा उस आदमी का मांस काफी सख्त था। फिर भी रूई को कोई परेशानी नहीं हुई। जब वह आदमी उस पर टूट पड़ा तो उसने उत्सुक भाव से तटस्थ रुख अपनाया। वह मन ही मन और अपराधबोध से यह सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि उसके स्टिंग हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह अपने नए नए कौशल का परीक्षण अप्रेंटिस दायरे के शिखर पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ करना चाहता था, जो उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। रूई पर प्रहार किया और अपने पंजे वाले हाथ को उस पर बेतहाशा घुमाया। हूश, धमाका। रूई ने हमले से बचने के लिए कलाबाजी की और उस आदमी के सिर पर एक शक्तिशाली ड्रॉप किक मारी। व्रानिल ने मुंह बनाया और एक बार फिर रूई पर हमला किया। रूई ने उसके हाथ से बचने के लिए सावधानी बरतते हुए उसके अग्रबाहु के मध्य भाग पर प्रहार को रोक दिया। पलटना। व्रानिल की आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि दुनिया उल्टी हो गई थी। रूई ने फ्लो फ्लक्स का उपयोग करके उसे साफ साफ पलट दिया था। सामान्य परिस्थितियों में रूई ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन व्रानिल की मनस्थिति स्थिरता के अनुकूल नहीं थी। बेंच। रूई का पैर का अंगूठा हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ गया और उसके गले में धंस गया। जैसे ही वह अपने सिर पर गिरा, उसका गला रुक गया। धमाका। रूई ने उसके सिर पर फुटबॉल से लात मारी, जिससे उसका शरीर जंगल में उड़ गया, कुछ पेड़ों को तोड़ता हुआ। भले ही वह आदमी ताकतवर था, लेकिन रूई की कच्ची ताकत बहुत बड़ी थी। दो अत्यधिक शक्तिशाली उच्च श्रेणी की तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद आउटर कन्वर्जेंस और फ्लेम ब्रीदिंग, साथ ही एडेमेंट रिफॉर्जिंग जिसने उसकी मुट्ठियों के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था, वह एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। कुल मिलाकर 4 तकनीकों ने उसकी शक्ति को बढ़ाया। उसका हर वार उल्लेखनीय रूप से भारी था। जहां तक उसे पता था, केवल फे, इयान और फियोना ही कच्ची शक्ति में उससे आगे थे। खैर, व्रानिल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसका बचाव उतना अच्छा नहीं था। यहां तक कि वह भी सिर पर इतने शक्तिशाली प्रहार को नज़रअंदाज नहीं कर सका। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। ब्लिंक, प्यू। रूई ने उसे फिर से छेदने के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल किया। व्रानिल लड़खड़ाते हुए लड़खड़ा रहा था और उसने भारी सांस लेते हुए उस नए घाव को बंद किया जो रूई ने उसे अभी अभी दिया था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन रूई बहुत ज्यादा हावी था। अगर वह शारीरिक और मानसिक रूप से चरम स्थिति में होता तो वह बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से अपने चरम से बहुत दूर था। रूई की योजनाओं और षड्यंत्रों ने उसे कई तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसने देखा कि रूई बदल गया था। व्रानिल पर उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसकी लड़ने की शैली बदलती जा रही थी, उसका रूप बदल रहा था और व्रानिल को कमज़ोर महसूस होने लगा। रूई की टाइमिंग और प्लेसमेंट और भी ज़्यादा तेज़ होती गई। उसने व्रानिल की हर हरकत को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया था। हर हमला, हर रक्षा, हर प्रकार की चोरी, सब कुछ बिखर गया। रूई ने निर्दयता से सब कुछ कुचल दिया। व्रानिल को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे रूई की हर हरकत उसे हराने के लिए ही की गई थी। हर कदम, हर बदलाव, हर झटका और धक्का, यहाँ तक कि सबसे छोटा झटका भी। रूई की हर हरकत मानो उसे हराने के लिए ही की गई थी। व्रानिल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी नज़र उस लड़के की तीखी निगाहों से मिली। उसे पारदर्शिता का एहसास हुआ। उसे नंगापन महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रूई ने उसकी असलियत जान ली है। उनकी मार्शल आर्ट को देखा, उनके मार्शल पथ की गहराई को देखा और इनकार कर दिया। उनकी सफलता को नकार दिया, उनकी उपलब्धियों को नकार दिया, एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपने गौरव को नकार दिया, उनकी मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि उनके मार्शल पथ को भी नकार दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी नज़र में रूई प्रतिपक्ष बन गया था, वह जिसने इनकार किया था। रूई की लड़ाई शैली ने व्रानिल की आंखों में एक नई रोशनी भर दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मार्शल आर्ट उसे नष्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। रूई की हर हरकत के साथ, अपने दुश्मन की हर चाल का मुकाबला करते हुए, व्रानिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी मार्शल आर्ट ही टूट रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका मार्शल पथ टूट रहा है। उसे निराशा महसूस हुई। एक मार्शल आर्ट जिसने उसकी अपनी मार्शल आर्ट को उसके मूल स्वरूप की गहराई तक चुनौती दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रूई उसके अस्तित्व को ही नकार रही थी। हर दोष, हर अपूर्णता, कमजोरी का हर निशान, अपर्याप्तता का हर निशान। वे जीवित हो उठे। ऐसा लग रहा था जैसे रूई ने उन्हें जीवन दिया हो। वे जीवित हो गए और उसकी मार्शल आर्ट को खाने लगे। उन्होंने उसकी मार्शल आर्ट को खा लिया क्योंकि रूई के अनुकूली विकास ने उस शून्य का फायदा उठाया जहां व्रानिल की मार्शल आर्ट थी। व्रानिल को लगा कि उसकी शक्ति उससे दूर जा रही है।
जब से वह इंसान बना था तब से लेकर अब तक उसने खुद को इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया था, इससे पहले कि उसने अपना मार्शल पाथ खोजा। एक मार्शल पथ जिसे वह अब और नहीं देख सकता था। वह चला गया था। जो कुछ बचा था वह एक शून्य था। वह केवल उस प्रतिपक्ष को देख सकता था जिसने इसे नष्ट कर दिया था। जैसे ही वह लंगड़ाने लगा उसकी आंखों की रोशनी चली गई। धमाका! एक शक्तिशाली बहती तोप उसके पेट में जा लगी, जिससे वह बहुत तेज गति से उड़ गया। कुछ पेड़ों को तोड़ता हुआ अंततः एक पेड़ ने उसे रोक लिया। इंदौर महिला ने पति की एनर्जी बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय। इंदौर वांट टू रिड्यूस बेली फैट। गिरना! वह खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने लड़ाई और ऑपरेशन के अलावा और भी बहुत कुछ खोया था। वह अपना मार्शल पथ खो चुका था। हर बार जब वह अपनी मार्शल आर्ट के बारे में सोचता था तो उसे सिर्फ वह विरोधी नजर आता था जिसने उसे नष्ट कर दिया था। इस दृश्य को देखकर उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह ऐसी दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता था जहां मार्शल आर्ट मौजूद हो। मुझे मार डालो, उसने कहा, उसकी निराशा की वस्तु उसकी ओर आते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी काली आंखों से उसे देखता रहा। मुझे मार दो, आदमी गुस्से में गुर्राया। मैंने कहा था मुझे मार दो। धमाका! दरार! एक अविश्वसनीय रूप से भारी ड्रॉप किक उसके सिर पर लगी। उसमें निहित शक्ति ने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। उसके सिर से खून और मस्तिष्क द्रव का एक ढेर जमीन पर उभर आया। रूई बस देखती रही, प्रतीक्षा करती रही। वह तभी वहां से चला गया जब उसे लगा कि व्रानिल का दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो गया है। किसी भी तरह की उपचार औषधि उसे नहीं बचा सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में उसने हार क्यों मान ली। वह बुदबुदाया। उसे यह महसूस करना चाहिए था कि अगर वह लड़ाई जारी रखता तो वह जीत सकता था या निश्चित रूप से जिंदा बच सकता था। आखिरकार लोगों का पीछा करना कष्टप्रद होता है। रूई ने आखिरी बार अपने सामने पड़ी लाश पर नजर डाली, फिर आह भरकर अपना सिर हिलाया। हत्या से ज्यादा उसे इस बात ने झकझोर दिया कि हत्या से उसे कितना कम झटका लगा। वह आघात महसूस करने के लिए तैयार था, भयानक महसूस करने के लिए तैयार था। लेकिन कोई नहीं, उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि इन लोगों ने हैपमिंग गांव के निर्दोष ग्रामीणों को गुलाम बना लिया था। उन्हें अब भी गुस्सा आता था जब वह सोचता था कि उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। लेकिन इसका दूसरा कारण, निस्संदेह, वह खुद भी था। वह बदल गया था। ऐसी दुनिया में लगभग 16 साल बिताने से जहां मौत बहुत ज्यादा होती थी और सामान्य थी, उसकी मानसिकता बदल गई थी। 16 साल तक एक ऐसे पेशे को अपनाने का लक्ष्य जिसमें हत्या करना और मारे जाने का जोखिम उठाना शामिल था, ने उसे बदल दिया था। इसने उसे उससे कहीं ज्यादा बदल दिया था जितना उसने सोचा था। मुझे लगता है कि मैं सचमुच अब पृथ्वी का नहीं रहा। उसने आजंगल में गांव का चक्कर लगाया। गिरोह के सभी बचे हुए सदस्यों का ध्यान उस दिशा पर था जहां व्रानिल गया था। रूई ने उस जगह का चक्कर लगाया जहां सुरक्षा और निगरानी काफी कम कर दी गई थी। अपने 12 सदस्यों की मौत और अब जंगल में मौत का सन्नाटा, जो पहले आए शोर के बाद बहुत ज्यादा दहशत और चिंता का कारण बन गया था। रूई ने अराजकता का फायदा उठाते हुए उन्हें बिना किसी उचित जवाबी हमले का मौका दिए तेजी से नीचे गिराने का इरादा किया। वह गांव के किनारे पहुंच गया और एक खेत में पहुंचा जहां बाड़ लगी हुई थी। 2 लोगों ने तुरंत उसे देख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाव पाव! 2 तूफानी लहरों ने उनके सिर पर प्रहार किया, जिससे उनकी खोपड़ी टूट गई और वे मौके पर ही मर गए। अखबार! इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, उसने दोनों को पकड़ लिया। कुछ दूरी पर 2 अन्य व्यक्ति भी थे। पाव पाव! वे ढह गए। 4 आउट! रूई ने ऊंची ऊंची फसलों को छुपकर उनके नीचे छिपकर तेज गति से भागना शुरू कर दिया। सड़क पर गश्त कर रहे गार्डों की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उसे चीते से भी तेज गति से भागते हुए देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पाव 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 पाव! रूई ने तुरंत ही तीव्र तूफानी तरंगों से उन पर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर नष्ट हो गए। इस समय गांव में गश्त कर रहे गिरोह के बाकी सदस्यों ने हंगामा देखा। रूई उनकी चीखें सुन सकती थी जब उन्होंने गिरोह के बाकी सदस्यों को सचेत किया और जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्य भी सतर्क हो गए। पाव पाव पाव! रूई ने कभी भी किसी को जीवित नहीं छोड़ा, उन पर तूफानी लहरों की बौछार की। फसलें छिपने के लिए एक बढ़िया जगह थी क्योंकि इससे उसे बहुत ज्यादा क्षेत्र में अच्छी सुरक्षा मिली। वह शुरू से ही गुरिल्ला युद्ध में शामिल था, आश्चर्य और धोखे और भ्रम के तत्व का उपयोग करके उन्हें एक एक करके नीचे गिराता रहा। गिरोह के सदस्यों के लिए समस्या ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। गिरोह के बचे हुए किसी भी सदस्य को रूई की एक झलक भी नहीं मिली थी, यही वजह है कि वे अभी तक मरे नहीं थे। इसके अलावा रूई द्वारा बनाए गए काल्पनिक शिकारी जानवर के डर और व्यामोह के कारण कम से कम उनमें से आधे लोगों ने सोचा कि जानवर ने उनके मालिक को मार दिया है और उनके पास आया है। अगर उन्हें शुरू से ही पता होता कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट है तो वे ग्रामीणों को बंधक बना लेते, जिससे निश्चित रूप से उनकी मौत हो जाती।
अगर व्रानिल यहाँ होता तो ग्रामीण निश्चित रूप से मर जाते, क्योंकि गिरोह के सदस्य उन्हें मारना शुरू कर देते जब रूई ने आत्मसमर्पण की उनकी मांगों को सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन इस तरह वह एक भी ग्रामीण को चोट पहुंचाए बिना उनसे छुटकारा पा सकता था। बम बम बम, एक एक करके वे सभी मक्खियों की तरह गिरने लगे, जब तक कि अंतिम समूह एक दूसरे की ओर पीट करके एक साथ इकट्ठा नहीं हो गया। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई अतिव्यापी तूफानी लहरें सीधे आकाश से पूरे समूह पर आ गिरी, उन्हें कुचल कर मार डाला। रूई लाशों के बीच में उतरा, उसने आह भरी। अचानक सड़क पर एक इमारत का दरवाजा खुला। हिलना मत, रूईलुकिन गिरोह का एक सदस्य चिल्लाया। उसके सामने एक बच्ची थी और उसके सिर पर एक बंदूक थी। रूई बस उसे घूरता रहा, इंतजार करता रहा। एक मौका था कि वह बहुत तेजी से दौड़कर उस आदमी को मार सकता था, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे, लेकिन वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उस आदमी ने समझदारी से उन दोनों के बीच काफी दूरी बनाए रखी थी। जमीन पर आओ। रूई ने उसकी बात नहीं सुनी, वह बस इंतजार करता रहा। मैंने कहा, जमीन पर चलो। ब्लिंक। धमाका। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। इससे पहले कि वह इस बात को समझ पाता, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश पूरे गांव में उड़ गई, उसका सिर बहते हुए तोप से क्षतिग्रस्त होकर मांस के गूदे के थैले में तब्दील हो गया था, जिससे रूई ने उसे मारा था। छोटी लड़की कांपने लगी और वह जोर जोर से रोने लगी। व्रानिल के चले जाने के बाद जिन ग्रामीणों को घेर लिया गया था और जिन्हें घरों में रखा गया था, वे सभी सदमे और घबराहट में बाहर आ गए। खूनी और वीभत्स दृश्य देखकर उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वे इस बात को समझ पाने में बहुत सदमे में थे कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा इतना खून खराबा देखने का सदमा कई लोगों के लिए इतना ज्यादा था कि वे सड़क के किनारे उल्टी करने लगे। कई लोग बेहोश भी हो गए। उन्हें थोड़ा सा अभ्यस्त होने में समय लगा, इससे पहले कि उनमें से एक व्यक्ति कृतज्ञता भरी निगाहों से उसके पास आता और उससे दूसरी भाषा में प्रश्न पूछता। उसने अपना सिर हिलाया। मैं समझ नहीं पाया। महिला ने आंखें चौड़ी करके भाषा बदली। मैं समझ गई, तो आप ग्राहल राज्य से नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। उसने उनसे कहा, मैं कैंड्रियन मार्शल यूनियन का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मुझे रॉयलुकिन गैंग को खत्म करने का काम सौंपा गया था। उन शब्दों को सुनकर गांव वालों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ लोग तो बस अभिभूत थे और पूरी तरह टूट गए। कुछ लोग अविश्वास से उसे देखते रहे। अधिकांश ने अपने आंसुओं के माध्यम से उसके प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की। आपको हमें बचाने का काम किसने सौंपा? एक ने अविश्वासपूर्वक पूछा। एक लड़की जिसका नाम फ्रिया है, उसने उत्तर दिया। इस पर उनकी प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। वह जीवित है। एक बुजुर्ग महिला राहत की सांस लेते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी, जबकि एक आदमी ने उसे सांत्वना दी। मैंने तुमसे कहा था कि वह जीवित है, वह मजबूत है। महिला रूई की ओर मुड़ी। वह कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? रूई ने सिर हिलाया। वह ग्राहल के राज्य में है। मैंने पहले ही कैंड्रियन मार्शल यूनियन को मिशन के सफल समापन की सूचना दे दी है, जिसने संभवतः उसे पहले ही सूचित कर दिया होगा। मुझे लगता है कि वह पहले ही यहाँ आ चुकी होगी। धन्यवाद, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। उसने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। बिल्कुल नहीं, रूई ने जवाब दिया। मैं तो बस वही कर रहा था जिसके लिए मुझे पैसे मिले थे। आपकी बेटी ही वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। उसने फ्रिया द्वारा दिया गया हार ले लिया और उसे उसकी मां को लौटा दिया। कृपया जब तुम फ्रिया से मिलो तो उसे वापस दे देना। अलविदा। वह मुड़ा और कंड्रियन साम्राज्य की दिशा में तेजी से भाग गया। को ये स्वीकार करना पड़ा कि एक मुश्किल मिशन को पूरा करना अब तक की सबसे अच्छी भावनाओं में से एक था। जब उसने सोचा कि एक भी ग्रामीण नहीं मरा, तो उसके अंदर संतुष्टि की एक असीम लहर दौड़ गई। हालांकि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के करीब पहुंच गया था। शुक्र है कि इमारत के अंदर सिर्फ एक ही गिरोह का सदस्य छिपा हुआ था। रूई को पता नहीं था कि वह अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल होने के बजाय वहां क्या कर रहा था, लेकिन शुक्र है कि वहां सिर्फ एक ही था। अगर वहां कई लोग होते और हर एक ने एक बंधक बना रखा होता तो थोड़ी समस्या होती। फिलहाल वह ठीक था, लेकिन उसे अपनी गुप्त क्षमताओं को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हुई। ऐसे कई मिशन थे जहां उसे लगा कि उसकी गुप्त क्षमता में कमी है। ऐसे मिशन जहां अगर वह ज्यादा गुप्त होता तो वह उन्हें ज्यादा आसानी और सरलता से पूरा कर सकता था। यह मिशन एक उदाहरण था। अगर उसके पास ऐसी तकनीक होती जिससे वह कम से कम सामान्य मानवीय इंद्रियों से पूरी तरह बच सकता तो जीवन कहीं ज्यादा आसान होता। मैं इसे अगली बार सूची में डालूंगा, उसने सोचा। आखिरकार मिशन सचमुच उसकी आजीविका थे। ऐसी तकनीकें खरीदना समझदारी थी जो उस संबंध में मिशनों को पूरा करना आसान बनाती। भले ही उसके मिशन गुप्त श्रेणी के न हों, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे गुप्त क्षमताओं की आवश्यकता नहीं थी।
आमतौर पर यह सबसे अच्छा होता है कि किसी के पास सभी सामान्य और सामान्य क्षेत्रों में कुछ मात्रा में क्षमता हो। उसके चुपके में और निवेश न करने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन वह तुरंत ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। वह हाल ही में 7 महीने के प्रशिक्षण चरण से बाहर आया था। उसका प्रशिक्षण में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के मिशनों पर जाने का इरादा रखता था जो उसके अनुभव को समृद्ध करेंगे और उसके विश्व दृष्टिकोण का विस्तार करेंगे। वह इस दुनिया में लगभग 16 वर्षों से रह रहा था, फिर भी उसने यहाँ जो कुछ भी पेश किया था उसका बहुत कम अनुभव किया था। वह और अधिक चाहता था, वह और अधिक करना चाहता था, यहाँ तक कि उसके पास ये भी विचार था कि वह क्या करना चाहता है। द बीस्ट डोमेन। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। पनामा महाद्वीप बिल्कुल विशाल था और इसका अधिकांश हिस्सा मनुष्यों द्वारा बसाया गया था। हालांकि महाद्वीप की 1/3 से थोड़ी अधिक भूमि गैर उपनिवेशित प्राकृतिक वातावरण थी जिस पर विविध जीव जंतु रहते थे। इस भूमि का एक बड़ा हिस्सा महाद्वीप के केंद्र में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। महाद्वीप का हृदय स्थल पूरी तरह से उपनिवेश मुक्त था। यह अत्यंत खतरनाक वातावरण था जहां उसके जैसे मार्शल प्रशिक्षु केवल सबसे बाहरी परत के बाहरी भाग में प्रवेश करने के लिए ही योग्य थे। इससे अधिक गहराई में जाना उसके लिए पुनर्तः आत्महत्या के समान होता। जब रूई को इस बारे में पता चला तो उसे यह बात समझ में आ गई कि बीस्ट डोमेन पर मानव राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश स्थापित नहीं किया गया था और उसे अकेला छोड़ दिया गया था। बीस्ट डोमेन पर उपनिवेश स्थापित करने और उस पर विजय प्राप्त करने की कठिनाई इतनी असाधारण रूप से अधिक थी कि राष्ट्र इस तरह के कठिन कार्य को करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा ये केवल कठिनाई का मामला नहीं था। शायद अगर मानवता एक प्रजाति के रूप में एक साथ आए तो वह बीस्ट डोमेन पर एक संघर्ष में कब्जा कर सकती है जो पूरे महाद्वीप को हिला सकता है। हालांकि इस मामले की सच्चाई ये थी कि मानवता किसी भी तरह की एकता से इतनी दूर थी कि यह वास्तव में हास्यास्पद था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से दुखद भी था। मनुष्य एक दूसरे से इस हद तक लड़े कि कल्पना से परे भी लड़ाई हो सकती है। सभी स्तरों पर संघर्ष लगभग सर्वव्यापी थे। ये मनुष्यों को एकजुट होने के करीब भी नहीं आने देते थे। उनके लिए हाथ मिलाना एक चमत्कार जैसा होगा। वैश्विक विलुप्ति स्तर के खतरे के अलावा शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इस प्रजाति को एकजुट कर सके। फिर भी बीस्ट डोमेन कहीं नहीं जा रहा था, और जबकि यह खतरे का स्रोत था, यह महान अवसर का स्रोत भी था। बीस्ट डोमेन के जीव जंतुओं, वनस्पतियों और भूमि के भीतर अनगिनत गूढ़ संसाधन मौजूद थे। शिकार वर्ग के कई मिशन संसाधन निष्कर्षण और खरीद से संबंधित थे। इन उच्च श्रेणी के गूढ़ संसाधनों का उपयोग चमत्कारों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव प्रजाति ने जानवरों के क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि रखी। अपने खतरनाक वातावरण के कारण मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में बीस्ट डोमेन में जीवित रहने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे। गूढ़ तकनीक जितनी अद्भुत थी, सामान्य मनुष्यों को पर्यावरण में जीवित रहने की अनुमति देने के लिए इसका उपयोग करना बेहद कठिन और असहनीय था। हंटर क्लास मार्शल आर्टिस्ट को भेजना कहीं अधिक आसान था जो अपने मिशन को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह और कुशलता से पूरा करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने ऐसा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई किसी समय बीस्ट डोमेन को अपनी आंखों से देखना चाहता था। शायद उसका अगला मिशन बीस्ट डोमेन मिशन होना चाहिए। रूई ने अपना सिर हिलाया। अगर बीस्ट डोमेन उतना ही खतरनाक था जितना कि विज्ञापित किया गया था, तो वह अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं था। अर्थन बेसिलिस्क के साथ उनके पहले शिकार मिशन ने उन्हें दिखाया था कि गैर मानवीय संस्थाओं के मामले में उनकी मार्शल आर्ट वास्तव में कितनी अपर्याप्त थी। उसके बाद कई शिकार क्लास मिशनों ने भी इसे दर्शाया था। पैटर्न पहचान प्रणाली की पूर्वानुमान मॉडल प्रणाली मनुष्यों और गैर मनुष्यों के बीच के अंतर से विशेष रूप से परेशान नहीं थी। हालांकि अनुकूली विकास मॉडल मनुष्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब जबकि रूई ने वॉइड एल्गोरिथम की व्यवहार्यता समस्या का मुख्य समाधान ढूंढ लिया था, उसे असंगतता समस्याओं के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता थी। ये वह चीज़ थी जिसे वह अपने अगले प्रशिक्षण चरण में लक्षित करना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ग्रेड 10 मार्शल आर्टिस्ट था। यह मार्शल अकादमी द्वारा उसके युद्ध कौशल के मूल्यांकन में उसे दिया गया बहुत ही सामान्य ग्रेड था। जो मायने रखता था वह था उसकी अनुकूलता। वह उनके साथ उतना अनुकूल नहीं था जितना वह चाहता था। रूई ने ऐसे अस्पष्ट विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया। उसके पास अभी भी समय था। दुनिया कहीं नहीं जा रही थी। वह किस प्रकार की मार्शल आर्ट लड़ेगा? वह किस प्रकार के स्थान देखेंगे? वह किस तरह के लोगों से मिलेंगे? अवसरों की एक पूरी दुनिया उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें तलाशने के लिए उनके पास पूरा जीवन था। कुछ ही घंटों में कैंड्रियन साम्राज्य में वापस आ गया। उसे जल्दी से वापस जाने की इच्छा नहीं हुई। दृश्य अद्वितीय और सुंदर था। जीव जंतु और वनस्पतियां पृथ्वी से अलग थीं, इसलिए इसने रूई जैसे किसी व्यक्ति को एक विदेशी और अजनबी एहसास दिया। अंततः वह कैंड्रियन साम्राज्य तक पहुंच गया तथा अंततः मंटियन क्षेत्र और हाजिन शहर तक पहुंचने में उसे कुछ और घंटे लगे। आह! रूई ने ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए आराम से आह भरी। घर जैसी कोई जगह नहीं है।
वह तुरंत मार्शल अकादमी की ओर चल पड़ा। अपने छात्रावास में जाने से पहले उसने मिशन के बाद के कष्टप्रद प्रोटोकॉल को तेजी से पूरा किया। वह गर्म पानी के टब में आराम करते हुए समय बिता रहा था और ये देख रहा था कि उसने क्या मिस किया था। ओह, उसकी आंखें चमक उठीं। नर्था मेरे पास वापस आ गई। अगला मार्शल गेम्स डिविलियर्स हॉल में आयोजित होने वाला था, जहां मैंने पहली बार भाग लिया था। वह इंतजार नहीं कर सकता था। मार्शल गेम्स उसे मार्शल आर्ट के विभिन्न सेट के खिलाफ वॉइड एल्गोरिथम की पैटर्न पहचान प्रणाली का परीक्षण करने की अनुमति देगा। कई दिन बीत गए जब रूई अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए मुकाबला करता रहा और आखिरकार वह दिन आ ही गया। इस बार नार्था ने आखिरकार उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे सामान्य मुकाबले की पोशाक पहनने की अनुमति दे दी। तैयार हो? उसने उससे पूछा। बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम अभी भी यह मुखौटा उतारने को तैयार नहीं हो? उसने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उसने कंधे उचकाकर आह भरी। यह कोशिश करने लायक था। तुम्हारे भाग लेने के बाद से काफ़ी समय बीत चुका है, उसने उससे कहा, और तुम्हारी प्रोफाइल पर ग्रेड 8 से 10 हो गया है। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इतनी जल्दी मजबूत हो गए? बस थोड़ा सा, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। जल्द ही वे शानदार डिविलियर्स हॉल में पहुंच गए। रूई सबसे पहले गाड़ी से उतरा क्योंकि वह नार्था को नीचे ले जा रहा था। वे मेहमानों और उनके लड़ाकों से घिरे हुए थे और उन सभी ने रूई के मुखौटे को पहचान लिया। लेडी नार्था, ग्रेगोलियन कंपनी के चेयरमैन ने उससे कहा, मैं देख रहा हूं कि आपका चैंपियन वापस आ गया है। आज का मार्शल गेम्स सबसे दिलचस्प होने वाला है। हाँ, वास्तव में मैं उसके तूफान मचाने का इंतजार कर रहा हूं, एक अन्य ने कहा। प्रशिक्षु फाल्कन, मैं देख सकती हूं कि तुम और अधिक शक्तिशाली हो गए हो। एक छोटे से मार्शल परिवार की कुलमाता ने उसका अभिवादन किया। समाज के इन सभी कुलीन सदस्यों को उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही बहुत सारे संबंध निर्माण में भाग लिया था, बस वही करके जो वह सबसे अच्छा करता था। हालांकि जब उसने नार्था फेयर के साथ अनुबंध किया था तब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। शायद इनमें से कोई एक संबंध भविष्य में उसकी मदद कर सके। इसके अलावा उनकी सद्भावना अर्जित करना उनकी बुरी इच्छा अर्जित करने से कहीं बेहतर था। रूई ने नार्था के प्रतिनिधि सेनानी के रूप में 2 महीने तक काम किया। इस दौरान उसने इस कुलीन सामाजिक मंडली के कई मेहमानों से बहुत सम्मान और सद्भावना प्राप्त की। हालांकि कई गंभीर प्रतियोगी जो इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मानते थे, वे उसे नापसंद करते थे क्योंकि वह कितना परेशान करने वाला था। मार्शल गेम्स में केवल मनोरंजन या नेटवर्किंग के लिए आने वाले अधिक आकस्मिक मेहमानों में से अधिकांश ने उसकी सराहना की थी। उनकी लड़ाइयाँ देखने में अविश्वसनीय रूप से रोचक और मनोरंजक थीं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे कभी एक जैसी नहीं होती थीं। लगभग सभी अन्य मार्शल आर्टिस्टों की तरह उनकी युद्ध शैली में बहुत कम उतार चढ़ाव होता था और अंततः उनकी लड़ाइयाँ नीरस और उबाऊ हो जाती थीं। केवल कुछ ही बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार देखकर मनोरंजन कर सकता था, लेकिन रूई के मामले में उन्हें जल्द ही पता चल गया कि ऐसा नहीं था। वह जितना ज़्यादा लड़ता उतना ही ज़्यादा मनोरंजक होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर लड़ाई में ऐसा लगता था मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। वे मंत्रमुग्ध हो गए। आमतौर पर भाग लेने वाले मेहमान कभी भी किसी एक फाइटर को ज़्यादा समय तक नहीं रखते थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि चीज़ें उबाऊ हो जाती थीं, प्रतिभागियों के लिए और दर्शकों के लिए। लेकिन 2 महीने के अंत में भी कोई भी रूई से थका नहीं था। जब वह प्रशिक्षण के लिए मार्शल गेम्स से बाहर निकला तो वे सभी निराश हो चुके थे, लेकिन अब वह वापस आ गया था। नार्था और रूई के चारों ओर एक छोटी भीड़ इकट्ठा हो गई और बहुत से लोग उन दोनों से बात करने के लिए आए। फिर भी अचानक भीड़ अलग हो गई और एक आदमी वहां से गुजरा। उसके लंबे सफ़ेद बाल गर्दन तक पहुंच रहे थे, जबकि उसके चेहरे पर घनी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसका रूप रंग एक राजसी शेर जैसा था। लेडी फेयर, स्वागत है। चार्ल्स डिविलियर मुस्कुराए जैसे ही उन्होंने नार्था के नम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम किया। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हो सकीं, उन्होंने रूई की ओर मुड़ते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। और एक पुराने चेहरे के साथ, कम नहीं, या मुझे कहना चाहिए एक पुराने मुखौटे के साथ। लॉर्ड डिविलियर। रूई ने उनका अभिवादन करने के लिए झुककर प्रणाम किया। आप कैसे हैं, प्रशिक्षु फल्केन? उन्होंने एक जानकार मुस्कान के साथ रूई के उपनाम पर जोर दिया। ठीक है, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि तुम आज हमारे साथ शामिल हो सके। आज का मार्शल गेम वाकई दिलचस्प होगा। वह हंसा। आओ, अब हम बाहर खड़े नहीं रहेंगे। चार्ल्स अपने मेहमानों को इमारत के अंदर बने गोलाकार हॉल में ले गए, जहां से नीचे लड़ाई का मैदान दिखाई देता था। मेहमान अपनी आलीशान बैठने की जगह पर बैठ गए, जबकि डिविलियर परिवार की नौकरानियां और बटलर उनकी देखभाल कर रहे थे। देवियों और सज्जनों, चार्ल्स डिविलियर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे।
हमारे आगे खेलों का एक रोमांचक सत्र है। वह रूई की ओर मुड़ा। मुझे यकीन है कि हर कोई हमारे पुराने दोस्त अप्रेंटिस फाल्कन को पहचानता है। उसने आज अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। हम उसके दिलचस्प और मनोरंजक मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं। रूई की भौहें सिकुड़ गईं। भले ही उसे पसंद किया गया हो, लेकिन क्या चार्ल्स उसे इन सभी मेहमानों के सामने सुर्खियों में लाकर कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा था? रूई को अचानक हॉल में मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट की तीव्र निगाहें और दबाव महसूस होने लगे। दुर्भाग्य से वह उनमें से ज्यादातर को पहचान नहीं पाया। मार्शल गेम्स में भाग लिए हुए उसे 7 महीने हो चुके थे। ज्यादातर पुराने फाइटर्स बाहर हो चुके थे। इतने लंबे समय के बाद भी सिर्फ कुछ मुख्य खिलाड़ी ही बचे थे।